हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे 56 ऑफ आवर 90 डे चैलेंज फॉर क्लियरिंग सीएफए लेवल 3। तो हम अभी तक थे अपने रीडिंग नंबर 2 जो हमने अभी शुरू की है ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्पेशलाइज्ड जो पाथवे है हमारा उस पर। ठीक है, और इसमें हम अभी चैप्टर है हमारा एक्टिव इक्विटी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी, जिसमें से हम टॉप डाउन, बॉटम अप और फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग और हमारे जो दो अप्रोचेस थे फंडामेंटल और क्वांटिटेटिव वो हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे जो रिमेनिंग हमारी स्ट्रैटेजीज है जिसका नाम है एक्टिविस्ट स्ट्रैटेजीज हो गई और अदर स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी होती है, ये सब हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम क्या देखने जा रहे हैं, एक्टिविस्ट स्ट्रैटेजीज। ठीक है, एक्टिविस्ट स्ट्रैटेजीज क्या होती है वो हम देखेंगे, उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, एक्टिविस्ट स्ट्रैटेजीज क्या होती है, दे एक्टिविस्ट क्या करते हैं, दे टेक स्टेक्स इन लिस्टेड कंपनीज में सो एज टू प्रोड्यूस गेन्स ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, गेन्स ऑन इन्वेस्टमेंट उसकी वजह से वो क्या करते हैं, लिस्टेड कंपनीज में अपना एक गेन करने के लिए इन्वेस्टमेंट में उसमें वो टारगेट करते हैं। अब उनके टारगेट्स कौन कौन सी कंपनियां होती है, ये सारी इसमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स बोल सकते हैं हम, जिनके भी डिक्रीजिंग रेवेन्यू होगा, अर्निंग्स होगी, अर्निंग्स ग्रोथ या रिटर्न ऑन इक्विटी जिनके भी ये गिर रही होगी, उनमें ये लोग टारगेट होते हैं एक्टिविस्ट इन्वेस्टर्स के। डिक्लाइनिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्कोर, इंक्रीजिंग डेट टू इक्विटी रेशियो, जैसे कि मतलब जिसमें भी लेवरेज इंक्रीज हो रही है उसको हम बोलते हैं डेट टू इक्विटी इंक्रीज हो रही है, नेगेटिव प्राइस मोमेंटम जिनमें जा रहे हैं, ये एक सूटेबल टारगेट्स होते हैं हमारे एक्टिविस्ट स्ट्रेटेजीज के या फिर इन्वेस्टर्स के। ठीक है, अब ये इनमें क्यों इन्वेस्ट करते हैं, इसका रीजन सिंपल सा है, क्योंकि ये चाहते हैं ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स है, जब ये चीजें सॉल्व हो जाएगी तो एक अच्छी मतलब अगर जब ये चीजें सॉल्व हो जाएगी तो ये एक नॉर्मल ट्रैक पे आ जाएगी, और उसमें अभी तो इनके जो प्राइस होंगे वो बहुत कम चल रहे होंगे, तो जब ये इंप्रूवमेंट आ जाएगी और तब क्या होगा, और भी लोग अट्रैक्ट होंगे जिसकी वजह से जो उसके रिटर्न्स है और ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं पोर्टफोलियो रिटर्न्स। अब टैक्टिक्स क्या होते हैं, क्या क्या उनके वो किसके कैसे उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। दे इन्वेस्ट बाय सीकिंग बोर्ड रिप्रेजेंटेशन, बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन या नॉमिनेशन लेने की कोशिश करते हैं। एंगेजमेंट विद मैनेजमेंट के साथ थोड़ा एंगेजमेंट करते हैं, और सिग्निफिकेंट चेंजेस ड्यूरिंग एजीएम यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग में ये सिग्निफिकेंट चेंजेस प्रपोज करते हैं। दे प्रपोज रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द बैलेंस शीट, रिड्यूस या रीअलाइन करना मैनेजमेंट कंपनसेशन को, कैसे हम उसको चेंजेस कर सकते हैं। दे प्रपोज चेंजेस की क्या क्या सूटेबल चेंजेस है, अगर मान लो कि कॉस्ट का कोई चेंज है या कोई सप्लाई चेंज में कोई वो है, या कोई लेबर रिफॉर्म्स लेके आ सकते हैं वो अपनी मतलब पर्टिकुलर किसी कंपनी का वो हो सकता है। ठीक है, लॉन्च कर सकते हैं लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट, या फिर अदर शेयर होल्डर्स को भी ये इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो लॉन्च मीडिया कैंपेन्स, दे कैन ब्रेकिंग अप अ लार्ज कॉन्ग्लोमेरेटिव। लार्ज कॉन्ग्लोमेरेटिव क्या होता है, अब जैसे सबको पता है कि रिलायंस था पहले, तो जियो वॉज पार्ट ऑफ रिलायंस। ठीक है, तो रिलायंस इज अ बिग कंपनी, उसमें बहुत सारी, इट इज प्राइमरली एनर्जी कंपनी, एनर्जी स्टॉक है वो, तो इसमें ना बहुत सारे रिटेल भी आ रहा था इसमें, जियो इंटरनेट का भी आ रहा था इसमें। ठीक है, बहुत सारे इसमें छोटे छोटे जब इसके सेगमेंट्स होते हैं जिसको हम अलग कर सकते हैं, जिससे कि रिलायंस से जियो अलग हो गया। ठीक है, तो बट वो उसकी सब्सिडरी है, ये कुछ नहीं बोल रही मैं, बट जो उसका पार्ट था वो अलग हो गया, तो ये अब अपनी एक नई एंटिटी बन गई। ठीक है, ये अपनी नई एंटिटी बन गई, तो ये एक अपनी अलग कंपनी है, तो इससे क्या होगा, जो इसके प्रॉफिट्स या लॉसेस होंगे वो इसको इंपैक्ट नहीं करेंगे। तो इसमें जब हम ब्रेक डाउन करते हैं कॉन्ग्लोमेरेटिव को, मान लो कि ये पूरा जो जब हम कंपनी को एनालाइज कर रहे थे तो इसका लॉसेस थे, फॉर एग्जाम्पल इसके लॉसेस थे, तो जिसकी वजह से रिलायंस को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा था वो। तो जब एक्टिविस्ट मैनेजमेंट क्या करते हैं, इसको ये जियो को ही बाहर निकाल दिया और अपनी एक अलग एंटिटी बना दी, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, इसमें ये प्रॉफिट्स इंक्रीज हो गए उसके, तो ये एक रीजन हो सकता है। अब दिस इज अ टिपिकल शेयर होल्डर एक्टिविस्ट प्रोसेस, की कैसे ये क्या प्रोसेस करते हैं। जो एक्टिविस्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो सबसे पहले तो अपने टारगेट को ढूंढते हैं कि उनका टारगेट कौन सी ऐसी कंपनीज होगी, फिर वो टारगेट कंपनी के स्टॉक्स को बाय करते हैं। ठीक है, उसके बाद जस्ट अ सेकेंड, इस थोड़े चार्ट में ना थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, थोड़ा दिख नहीं रहा था, तो मैंने उसको जस्ट एडजस्ट किया है अभी। तो इसमें यही बोल रहे हैं कि एक सेकेंड,
तो इसमें यही बोल रहे हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, ये टारगेट को, अपनी जो टारगेट कंपनी होगी उसको फाइंड आउट करेंगे, एक्टिविस्ट इन्वेस्टर्स, फिर उसमें ही वो स्टॉक्स को बाय करेंगे। उसके बाद वो स्टडी करेंगे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, गवर्नेंस क्या, शेयर होल्डर बेस, सब चीजें देखेंगे क्या प्रॉब्लम क्या है। फिर अगर उनको लगता है कि हाँ ये कंपनी में ना इन्वेस्टमेंट करने लायक है, तो ये क्या करेंगे, बाय करेंगे और स्टॉक्स। बट अगर इनको नहीं लग रहा कि ये कोई यूजफुल हो रही है, कि इसमें कोई भी और, इसमें ये लोग कुछ कर सकते हैं, कुछ वैल्यू ऐड करके ये इस कंपनी को इंप्रूव कर सकते हैं, ऐसा नहीं लगेगा, तो दे विल एग्जिट। ठीक है, उसके बाद अगर जब इन्होंने बाय कर लिया और स्टॉक्स, ठीक है, पहले तो इन्होंने कर रखे, अब ये ना क्या होगा, एक शेयर होल्डर जैसे होता है ना, उसकी तरह जब ये पूरी मीटिंग्स वगैरह में बैठेंगे, तो ये क्या करेंगे, दे विल सबमिट प्रपोजल्स टू कंपनी मैनेजमेंट, चेंजेस के बारे में अपने प्रपोज करेंगे कि तुम ये चेंजेस करो जिसकी वजह से ये कंपनी और इंप्रूव हो सकती है। अगर वो एग्रीमेंट में रीच कर गए, जो और भी लोग बैठे हैं वहां पे, और भी शेयर होल्डर्स है, सीईओ है, वो अगर रीच कर गए तो ठीक है, अदरवाइज दे विल थ्रेटन प्रॉक्सी कॉन्टेक्स्ट, दे विल थ्रेटन बाय हाउ आई एम गोना एक्सप्लेन। ठीक है, तो इसमें अगर ये थ्रेटन करने की कोशिश करेंगे, फिर ये देखेंगे क्या एग्रीमेंट रीच हुआ, नहीं हुआ, तो फिर ये क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे प्रॉक्सी कॉन्टेक्स्ट अगेन। ठीक है, फिर से ये नेगोशिएट करेंगे सेटलमेंट को, कि मैं नेगोशिएट करना चाहूंगा। फिर से ये देखेंगे क्या हम रीच कर पाए, क्या हम मना पाए और भी जो शेयर होल्डर्स है उनको। फिर ये क्या करेंगे, एंड में शेयर होल्डर्स के जो वोट है, वोटिंग के थ्रू ये इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। अब जो अदर स्ट्रैटेजीज, जो भी स्ट्रैटेजीज बच गई है, जो भी हमने अभी टॉप डाउन, बॉटम अप, फैक्टर और एक्टिविस्ट ये सारी देखी, उसके अलावा जो भी स्ट्रैटेजीज है वो सारी इसके अंदर इंक्लूडेड है। स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल आर्बिट्राज और मार्केट माइक्रोस्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैट्स। ठीक है, स्टैट अर्ब। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं इवेंट ड्रिवन स्ट्रैटेजीज। अब पहले हम यही वाली चीज देख रहे हैं कि कैसे होती है। अब इसमें जो स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल आर्बिट्राज एंड मार्केट माइक्रोस्ट्रक्चर क्या होता है, वी यूज स्टैटिस्टिकल एंड टेक्निकल एनालिसिस को देखते हैं और फिर उसको हम एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं प्राइसिंग एनोमलीज। हम कौन कौन से एक्सटेंसिव यूज ऑफ डेटा एंड एनालिटिकल टूल्स को यूज करते हैं, ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस करते हैं हम, सोफिस्टिकेटेड टाइम सीरीज एनालिसिस, इकोनोमेट्रिक मॉडल्स, मशीन लर्निंग टेक्निक्स, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं अपनी स्टैट्स को निकालने में। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि प्राइस एनोमलीज क्या होती है, जब इंट्रिंसिक वैल्यू जो हमने निकाली है वो बहुत ज्यादा हाई है एज कंपेयर टू योर मार्केट वैल्यू, और हमें लग रहा है, हमें एक बिलीफ है कि वो चेंज हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, बाय करेंगे, अ स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल आएगा इस पे। वैसे ही अगर ये ऑपोजिट होगा, वाइस वर्सा, ठीक है, सेल करने के लिए हो जाएंगे। पेयर्स ट्रेडिंग क्या होती है, पेयर्स ट्रेडिंग जब भी दो स्टॉक्स जो है वो सिमिलर, दे आर हाईली कोरिलेटेड होते हैं, अगर एक अप जाएगा तो दूसरा भी अप जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, पेयर्स ट्रेडिंग। हम आइडेंटिफाई करते हैं टू हाईली कोरिलेटेड सिक्योरिटीज, और अगर मान लो कि जब एक ऊपर जा रहा है और दूसरा ऊपर नहीं जा रहा, दूसरा नीचे जा रहा है, तो हम जो नीचे जा रहा है उसको क्या करेंगे, हम बाय करेंगे। ठीक है, और जो ऊपर जा रहा होगा ना उसको हम सेल करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि दे आर हाईली कोरिलेटेड और ये आपस में कन्वर्ज कर जाएंगे इन फ्यूचर। तो ये हमें पता है कि ये नीचे तो जा नहीं सकता, ये ऊपर ही जाएगा, और ये ऊपर नहीं है नीचे ही जाएगा, क्योंकि एक प्राइस पे ये दोनों आपस में कन्वर्ज हो जाएंगे। तो जब भी प्राइसेस डिविएट होते हैं तो वी बाय अंडर परफॉर्मिंग एसेट या सिक्योरिटी और सेल करते हैं हम आउट परफॉर्मिंग सिक्योरिटीज में। अब इसकी एजम्पशन क्या है, क्या इसका लॉजिक है, दैट प्राइसेस विल कन्वर्ज। अब इसमें ना एक बॉलिंजर बैंड का जो इसमें पूरा ये जो डायग्राम है, बॉलिंजर बैंड बने हुए हैं इसमें। ठीक है, बॉलिंजर बैंड्स वी हैव स्टडीड इन लेवल 1, बट क्योंकि पता ही है हम लोग कैसे पढ़ते हैं उस टाइम, तो ठीक है, तो लेवल 1 में जिसने भी पढ़ा होगा, अब तो मुझे लगता नहीं है कि किसी को भी याद होगा, अनटिल एंड अनलेस कोई ट्रेडिंग करता होगा। तो बॉलिंजर बैंड्स क्या होते हैं, दे आर लाइक मूविंग एवरेजेस होते हैं। ठीक है, मूविंग एवरेजेस जैसे चलती हैं विद टाइम, वैसे ही वो भी चलते हैं। और ये क्या करते हैं, इसमें जैसे जैसे ये मूव करेगी, जैसे ही अप साइड में आ जाएगा यहाँ पे हम लोग सेल करेंगे, क्योंकि ये पता है कि ये नीचे तो जाएगा ही कन्वर्ज। जैसे ही इधर आ जाएगा तब हम क्या करेंगे, इसको बाय करेंगे। जो ये वाली डॉटेड लाइन है, दिस इज योर मूविंग एवरेज। ये वाला जो है ये हमारा अपर बैंड है, ये हमारा लोअर बैंड ऑफ बॉलिंजर बैंड्स। इवेंट ड्रिवन स्ट्रेटेजीज ये हमने देखा है लेवल 2 में इन हेज फंड्स वाली चीज में। ठीक है, तो इवेंट ड्रिवन स्ट्रेटेजीज क्या होती है, दे एक्सप्लॉइट मार्केट इनएफिशिएंसीज दैट में अकर अराउंड कॉर्पोरेट इवेंट। कौन कौन से कॉर्पोरेट इवेंट्स के थ्रू आ सकते हैं, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, अर्निंग्स रीस्ट्रक्चरिंग अनाउंसमेंट, शेयर बायबैक्स होते हैं, स्पेशल डिविडेंड्स और स्पिन ऑफ्स। दीज आर सम ऑफ द कॉर्पोरेट इवेंट्स दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड। जब भी हमें लग रहा है कि जैसे इसमें ये बोलते हैं मर्जर और एक्विजिशन में, कि मर्जर, जैसे मर्जर हुआ तो हमें कौन सी स्टॉक लेनी चाहिए, मर्जर वाली लेनी चाहिए, या फिर जो हमें जिसने एक्वायर किया वो लेनी चाहिए।
हमें हमेशा मर्जर और एक्विजिशन जो भी एक्वायर कर रहा है उसकी स्टॉक लेनी चाहिए या फिर मर्जर की स्टॉक लेनी चाहिए। ये अब देखते हैं किसको लेवल 2 में याद है ये सब, ये मेरे को कमेंट करके देखना कौन बताता है। मर्जर एंड एक्विजिशन रिस्क आर्बिट्राज क्या होता है? इसमें कैश ट्रांजैक्शन होती है। कैश ट्रांजैक्शन यानी कि जैसे अगर एक ये बाय किया हुआ है तो वो उसमें कैश में जो ट्रांजैक्शन होगी वो होगी कैश में, अगर हमें ट्रेड करना होगा तो, ठीक है। या फिर शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज क्या होता है इसमें कि एक जैसे इसमें अगर एक पार्टी ए है और दूसरी पार्टी बी है, ठीक है, तो इसमें कैश ट्रांजैक्शन क्या होगी? जैसे अगर ए है सॉरी, ए को लग रहा है कि अगर इसको कुछ मान लो कि ट्रेड लिया हुआ है आपस में इन्होंने, तो जो भी इसको ट्रांजैक्शन या कोई भी आर्बिट्राज वाली अपॉर्चुनिटी होगी, तो मान लो कि ए को प्रॉफिट हुआ है तो बी क्या करेगा? कैश में ट्रांजैक्शन देगा। और इसमें क्या है? शेयर्स इनके आपस में, और ये शेयर्स का ट्रांजैक्शन करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे? एस्टिमेट रिस्क ऑफ डीलिंग, एस्टिमेट रिस्क ऑफ डील फेलिंग, डील फेल हो सकती है, ठीक है। एस्टिमेट डील ड्यूरेशन देखेंगे हम, ये सारी चीजें देखेंगे। फिर हमारा हम कैसे क्रिएटिंग अ फंडामेंटल एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। अब मैं इसमें ना एक थोड़ा आपको लॉजिक प्रोवाइड करती हूँ। दो हमने देखा अप्रोचेस कौन कौन से थे, फंडामेंटल और क्वांटिटेटिव। फंडामेंटल में क्या होता है कि मैं हूं और मेरे को जैसे मैंने बताया था पहले भी कि न्यूज आई है कोई, ठीक है, कोई ई कॉमर्स पे कोई न्यूज आई है मान लो, तो उसमें क्या कर रही हूं मैं फटाफट से जाके उसमें देख रही हूँ कौन कौन से स्टॉक्स है न्यूज के बेसिस पे, या फिर कोई भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मान लो कि ईवीज का बहुत ज्यादा वो हो रहा है, या फिर बीच में ना एक शुगर इंडस्ट्री जो शुगर से कुछ चीज एक्सट्रैक्ट करके, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग दैट एग्जैक्ट थिंग, एथेनॉल शायद, तो शुगर से जो एथेनॉल निकाल के जो क्लीन एनर्जी की तरफ एक बात हुई थी, उसमें शुगर के स्टॉक्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए। तो ऐसी कोई न्यूज हो गई या कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आई जैसे ईवी सेक्टर्स हो गए या सोलर एनर्जीज, या कोई जैसे अभी हमारा एक वो जो चिप डलती है, जो ईवीज में जो चिप डलती है बैटरी में, वो वाली चिप की भी बहुत बात हुई थी। तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि हम कोई न्यूज आई है, अब उसके बाद मैं क्या करूंगी? इन डेप्थ एनालिसिस करूंगी कुछ अपने जो स्टॉक्स है उनका स्टॉक्स का एनालिसिस करते हुए फिर मैं क्या करूंगी? फिर मैं ट्रेड लूंगी। एक हैवी पोजीशन ले सकती हूँ मैं, एक अगर मेरे को स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है इस सेक्टर में तो, ठीक है। तो इसको ही एक मैंने आपको ओवरव्यू प्रोवाइड किया। मैं बताती हूँ कि कैसे क्रिएट होती है असलियत में फंडामेंटल एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। इसका प्रोसेस पहले हम देखेंगे कि क्या प्रोसेस है इसका, फिर हम देखेंगे उस प्रोसेस में पिटफॉल्स क्या है। तो इसमें जस्ट अ सेकंड, फिर से इसमें ये ना देखो ये क्या हो रखा है, बिल्कुल ठीक नहीं है ये, ठीक है। तो इसमें हम थे अभी, इसमें फंडामेंटल जो भी प्रोसेस था उस पे थे हम कि क्या क्या प्रोसेस होते हैं फंडामेंटल एक्टिव इन्वेस्टमेंट के। तो सबसे पहले हमारा गोल क्या हो, गोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज को काम करने के लिए। अगर हम सीएफए भी करने जा रहे हैं तो उसका हमें गोल होता है कि हमें ये गोल अचीव करना है। तो वैसे ही फंडामेंटल एक्टिव इन्वेस्टमेंट में प्रोसेस में भी कुछ ना कुछ गोल होगा। गोल क्या है हमारा? आउट परफॉर्म करना हमें सेलेक्टेड बेंचमार्क को ऑन अ रिस्क एडजस्टेड बेसिस। तो इसमें क्या होता है? वैल्यू कैन बी एडेड बेस्ड ऑन प्रोप्राइटरी डेटा। हमारे पास कोई ऐसा डेटा है जो विच इज यूनिक, विच इज ओनली विद अस, ठीक है। कोई एक ऐसा हमें जल्दी इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसको भी हम प्रोप्राइटरी डेटा बोलते हैं। स्किल है हमारा सिक्योरिटी एनालिसिस में, ठीक है। इनसाइट इनटू हमें अच्छी इनसाइट है किसी इंडस्ट्री या सेक्टर एलोकेशन की। तो हम कैसे, अब ये एक फ्लो चार्ट बना हुआ है जो कि एक प्रोसेस बता रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे अपना इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स क्या है, हमारा मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या है। फिर हम क्या करेंगे? प्री स्क्रीन करेंगे उस इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स को। मान लो डिफाइन इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स, एग्जांपल क्विक ई कॉमर्स, ठीक है। उसके बाद में क्या करूंगी? मार्केट अपॉर्चुनिटी देखूंगी क्या कि क्विक ई कॉमर्स सच में ही इतना ग्रो होने वाला है, या फिर कोई ईवी सेक्टर है वो क्या ग्रो होने वाला है सच में। तो वैसे मैं क्या करूंगी? उस इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स एक स्क्रीनर या किसी भी कोई भी मान लो कोई भी ऐसे स्टॉक सिलेक्शन वाला जो चीज है उसको बहुत सारे स्टॉक्स आ जाएंगे, तो मेरा एक यूनिवर्स बन गया क्विक ई कॉमर्स के स्टॉक्स का। फिर मैं क्या करूंगी? प्री स्क्रीन करूंगी इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स को। प्री स्क्रीन यानी कि कोई भी ऐसे अपने जो मैंने अपनी कुछ ना कुछ मेरी क्राइटेरिया होगी उनके बेसिस पे इनको सेलेक्ट करने की कोशिश करूंगी। फिर जैसे कि मान लो कि किसी का ना सेल्स मेरे को पसंद नहीं आ रहा तो मैं उनको रिजेक्ट करती जाऊंगी, ऐसे तो कुछ बचेंगे। फिर मैं कुछ जो बचे हैं फिर मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगी उन इंडस्ट्री और बिजनेस क्या वो कैसे वर्क करती है। फिर मैं फोरकास्ट करूंगी कंपनी की परफॉर्मेंस को, क्योंकि मेरे को वो होल्ड करना होगा स्टॉक। मान लो इसमें से मेरे को स्विगी निकल के आया है, ठीक है, स्विगी मेरे को कुछ टाइम के लिए होल्ड करना है, तो मेरे को कन्विक्शन होनी चाहिए, तो मैं एक फोरकास्ट करूंगी उसकी परफॉर्मेंस को। फिर मैं कन्वर्ट करूंगी उस फोरकास्ट को टू वैल्यूएशंस यानी कि जो रेशियो एनालिसिस ये सब चीजें करते हैं उसमें। फिर मैं कंस्ट्रक्ट करूंगी अपना पोर्टफोलियो, और टाइमली उसको रीबैलेंस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें पता है कि कैसे कैसे चेंज होता जाता है इन्वायरमेंट।
फिर अब हम देखते हैं कि पिटफॉल्स क्या क्या होती है फंडामेंटल इन्वेस्टिंग में, बिहेवियरल बायस क्या होती है, और वैल्यू एंड ग्रोथ ट्रैप्स क्या होती है। कंफर्मेशन बायस है, इसमें इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, अवेलेबिलिटी बायस, लॉस एवर्जन, ओवर कॉन्फिडेंस, रिग्रेट एवर्जन। ये मैं पहले भी बहुत बार ये डिस्कस कर चुकी हूँ, इन एसेट एलोकेशन में भी मैंने किया है ये, इसमें मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाने वाली, ठीक है। ये वाली जो चीज है वो न्यू है, ये मैं थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी इन डेप्थ, बट ये वाली चीज मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगी कि आप एसेट एलोकेशन का जो पूरा आपका टॉपिक है उसको कवर करने के बाद ही इस पर आए। तो उसमें मैं सारा कवर कर चुकी, इसलिए नहीं बोल रही, बट एक जो एसेट एलोकेशन है वो एक बेस प्रोवाइड करेगा आपको इस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्पेशलाइज्ड जो पाथवे है इसमें। अब ये जो बिहेवियरल बायस की जो कैटेगरीज है उसमें हम देख रहे हैं, हम कॉग्निटिव बायस होते हैं और हमारे इमोशनल बायस होते हैं। जो कॉग्निटिव बायस होते हैं दे आर बेसिकली परसिवरेंस बायस होते हैं। उसमें क्या होता है, ओरिजिनल बिलीव्स पे हमारी होल्ड होती है बहुत ज्यादा, और हम रिएक्ट करते हैं सेलेक्टिवली टू इन्फॉर्मेशन, न्यू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग बायस होते हैं, बायस भी इसी का ही एक पार्ट है जिसमें कि हम प्रोसेस करते हैं इन्फॉर्मेशन इनकरेक्टली। हमारे पास इन्फॉर्मेशन तो आई बट हम उसको इनकरेक्टली प्रोसेस करें, मेमोरी एरर्स हो गया, हमारा फॉल्टी रीजनिंग, ये सारा क्या है कॉग्निटिव उसमें आएगा। इमोशनल में क्या आएगा, कोई भी ऐसी चीज जो हमारे फीलिंग्स और इमोशंस के थ्रू इन्फ्लुएंस हो रही है, अवॉइड करने के लिए, हम पेन को प्रोड्यूस करने के लिए, प्लेजर, ये सारी चीजों को करने के लिए हम जब कोई भी बायस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इमोशनल बायस। तो अब इसमें जो ये तरह के बायस होते हैं, बट जो हमें जिस पे ध्यान देना है वो है हमारा कंफर्मेशन बायस, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल और अवेलेबिलिटी बायस, लॉस एवर्जन, ओवर कॉन्फिडेंस, रिग्रेट एवर्जन। ये 5 to 6 है, इसमें हमें थोड़ा और अच्छे से इन डेप्थ में हमें पता होना चाहिए। कंफर्मेशन बायस क्या होती है हमारे पास, मैं इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को बता रही हूँ। कंफर्मेशन बायस होती है, जैसे मान लो मेरे को ना एक स्टॉक पसंद आ गया तो मैं ऐसी ही बात सुनूंगी, जो भी ऐसी इंफॉर्मेशन ही गैदर करूंगी जो इस मेरे बात को कंफर्म करती हूँ, ठीक है, कि मेरे को ये स्टॉक पसंद है तो मैं ऐसे ही उसके पॉइंट्स देखूंगी, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स ही सुनूंगी उस स्टॉक्स के। ये कैसे हो सकते हैं, मिटिगेट बाय लुकिंग एट अदर सिनेरियोज एज वेल, ठीक है, जो भी इसके पॉजिटिव साइड इसकी नेगेटिव साइड भी देखने की कोशिश करूँ तो मैं। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, ये मतलब मेरे को ये हो रहा है कि मेरा जो ये वाला स्टॉक मैंने पिक किया हुआ है पर्टिकुलर, इसमें मेरे को ना पूरा पूरा कंट्रोल है, मैंने इतनी अच्छे से उसकी एनालिसिस कर ली, बट मैंने उसकी जो एनालिसिस की है वो पूरे अच्छे से नहीं की है, मैंने सिर्फ उसमें ना कुछ मतलब अपने फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हुए वो सब किया है। जो इल्यूजन ऑफ कंट्रोल है कि मेरे को पूरे अपने जो स्टॉक है इस पे कंट्रोल है, इसकी वजह से मैं क्या करूंगी, एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट करूंगी और हैवी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी इन फ्यू स्टॉक्स। अवेलेबिलिटी बायस क्या होता है, जो भी मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन अभी मेरे पास रिसेंट दिमाग में, वो मैं उस चीज को आप लोगों को बता रही हूँ, उसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी बायस, कि तुरंत जो भी जल्दी इन्फॉर्मेशन मैं गैदर कर सकती हूँ, जो भी कोई मेमोरी मेरे को फटाफट से याद आती है उसको हम बोलते हैं अवेलेबिलिटी बायस। लॉस एवर्जन क्या होती है, जब हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि हमें लॉस ना हो, उसको हम बोलते हैं लॉस एवर्जन। जबकि होल्ड ऑन करते हैं हम लूजिंग स्टॉक्स को, जो हमारे लॉस कर चुके हैं हम उसको भी होल्ड ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं लॉस एवर्जन, कि वो हमें लग रहा है कि प्रॉफिट में आ जाएगा, उसकी वजह से हम उसको होल्ड कर रखा है और हम सेल करें विनिंग स्टॉक्स टू अर्ली, कहीं ये लग रहा है कि कहीं हमें लॉस ना हो जाए इसकी वजह से। ये बहुत बार होता है, ठीक है, सबको होता है, ये जो ट्रेड करता हो उसको तो बहुत ज्यादा होता है कि विनिंग स्टॉक्स टू अर्ली ज्यादा होता है। ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस और इल्यूजन ऑफ कंट्रोल दोनों सिमिलर है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, अनवारंटेड फेथ इन वंस एबिलिटी है इसमें। रिग्रेट एवर्जन में हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं ऐसे कोई भी रिग्रेट एसोसिएटेड विद बैड डिसीजंस। हम क्या करते हैं, हम रिग्रेट एवर्जन मतलब मेरे को रिग्रेट ना हो, इस वजह से मैं उसको कि कोई भी स्टॉक्स उठा लेती हूँ, जैसे कि माइट प्रिवेंट इन्वेस्टर्स फ्रॉम मेकिंग डिसीजन लेने के लिए ही वो अवॉइड कर सकते हैं, होल्ड ऑन पोजीशन करें फॉर टू लॉन्ग, लूज कर रहे हैं हम प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज को। वैल्यू और हमारा जो ग्रोथ ट्रैप्स है वो क्या होता है, वैल्यू ट्रैप क्या होगा, फॉल्स अपीयरेंस ऑफ वैल्यू, हमें ना गलत इंफॉर्मेशन दिख रहे हैं, मान लो कि ए स्टॉक है, बी स्टॉक है, सी स्टॉक है, अगर हम उसके पीज को देख रहे हैं ना, पी रेशियोज को हम कंपेयर कर रहे हैं, और हमें ना पता है कि सबको पता है कि अगर हमारी जो ये कंपेरेबल पूरी होती है तो इसमें क्या होता है, जब हमारे पास ये वाला स्टॉक है ना तो हम क्या करेंगे, मतलब ये स्टॉक है और इसका पी बहुत कम है, तो हम क्या करेंगे, ये हमें लगेगा कि अट्रैक्टिव स्टॉक है ए, बट जब हम इसकी इन डेप्थ एनालिसिस करें तो हमें पता चल रहा है कि ये ए जो स्टॉक है इसमें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से इसका जो पी है ना वो इतना नीचे है, तो ये एक तरह से अट्रैक्टिव नहीं, हमें एक फॉल्स सिग्नल दे रहा है, ये फॉल्स अपीयरेंस ऑफ वैल्यू दे रहा है। लो मल्टीपल्स बट स्टॉक्स इज ओवर प्राइस बिकॉज ऑफ वर्सनिंग फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, ए के कोई फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स नहीं है, ए की मान लो कि प्राइस बहुत अच्छी जा रखी है, पी भी कम है, तो हमें क्या लग रहा है, ये तो एक बहुत ही अच्छा बाय ऑप्शन मिल रहा है, बट दिस इज नॉट अ बाय ऑप्शन, गुड बाय ऑप्शन, क्योंकि इसके पास तो फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स ही नहीं है।
हमें इसकी वजह से हमें थॉरो रिसर्च करनी चाहिए और पॉसिबल कैटलिस्ट को भी ढूंढना चाहिए। ग्रोथ ट्रैप क्या होता है? ग्रोथ ट्रैप होता है जबकि हमारे पास हमें लग रहा है कि जी बहुत अच्छे से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, मार्केट एक्सपेक्ट्स हाई ग्रोथ विच डज नॉट मटीरियलाइज, हमें लग रहा है कि बहुत अच्छी ग्रोथ है बट वो मटीरियलाइज ही नहीं होती, वो ग्रोथ में जो उसकी जो प्राइस है उसमें वो कन्वर्ट ही नहीं होती जो उसकी ग्रोथ चल रही है, ठीक है। मार्केट पोजीशन माइट बी अनसस्टेनेबल हो जाती है, अर्निंग्स ग्रोथ माइट बी हाई विद अ लो बेस, ठीक है। ग्रोथ ट्रैप और वैल्यू ट्रैप क्या है? वैल्यू ट्रैप पे हमें पी जो रेशियो है हमारे, हमको लग रहा है कि वो बहुत अच्छा है और अच्छे प्राइस, बहुत ज्यादा ए का प्राइस बढ़ा हुआ है, पी भी कम है तो हम ले लेते हैं, तो वो एक फॉल्स सिग्नल है। और वैसे ही अगर हमें लग रहा है कि किसी भी कंपनी का जी बहुत ज्यादा, मतलब ग्रोथ के जो ग्रोथ बहुत ज्यादा है बट वो असलियत में हमें लग रहा है सिर्फ वो मॉडल्स में, फोरकास्ट में, असलियत में ऐसा नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रैप, ट्रैप में फंस गए हम, ठीक है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड डे 56 का जो हमारा टास्क है, आज का जो टास्क था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आज की वीडियो में अभी शूट करके अभी ही अपलोड कर दूंगी, तो फिर अब हमारे पास कोई भी पेंडिंग नहीं बचेगा, ठीक है। हम ऑन ट्रैक ही हैं और ऑन ट्रैक हमारा जो 90 डे का चैलेंज है, मुझे ऐसा लग रहा है वो हम उससे पहले ही कंप्लीट कर लेंगे अपना जो टास्क है। बट मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 टाइपिंग की प्रैक्टिस कर लो, ज्यादा टाइम नहीं बचा है। अगर किसी का भी एग्जाम फरवरी में है मेरे साथ ही, तो उसकी प्रैक्टिस करना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मस्ट है, मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती, क्योंकि हम पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे बट उसको आप जब लिख ही नहीं पाओगे तो उसका क्या फायदा होगा, टाइम ही नहीं मिलेगा। क्योंकि हम लोगों ने लेवल 3 का एग्जाम तो दिया नहीं है पहले, हम फर्स्ट टाइम ही देने जा रहे हैं, तो हम सबके लिए एक न्यू चीज होगी। और न्यू चीज जो है कॉन्कर ऐसी नहीं होती, कोई भी चैलेंज ही लिया है ये हमने, तो उसको हम कैसे पूरा करेंगे जब तक हम अपने तरफ से पूरा, या तो हमारे कोई सब्जेक्ट्स रह गए हो तब हमें डर लगता है, या हमने कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल छोड़ दिया हो, जब हम कॉन्फिडेंस तो तभी होंगे ना, तब हम पूरा अपनी तैयारी करके जाएंगे। तो मैं बार बार नहीं बोलूंगी कि टाइपिंग कितना ज्यादा जरूरी है, रिवीजन कितना ज्यादा जरूरी है, न्यूमेरिकल्स करना कितना ज्यादा मस्ट है, मैं नहीं बोलने वाली अब दोबारा, ठीक है। और लेवल 1 और लेवल 2 स्टूडेंट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए फॉर्म है, जिसको भी अगर क्लासेस लेनी है तो वो पेड क्लासेस है, मैं प्रोवाइड कर रही हूँ लेवल 1 और लेवल 2 स्टूडेंट्स के लिए फॉर द मीन वाइल, जब तक मेरा लेवल 3 का एग्जाम नहीं होता। लेवल 3 के बाद मैं लेवल 3 के स्टूडेंट्स को भी कोचिंग प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। बट फॉर द मीन टाइम मैं लेवल 1 और लेवल 2 स्टूडेंट्स के लिए कोचिंग प्रोवाइड कर रही हूँ, तो लिंक आप देख लेना जो गूगल फॉर्म का है। और आई वुड जस्ट से कि स्टे कंसिस्टेंट, हैप्पी स्टडिंग, कीप लर्निंग, ठीक है, स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस, प्रैक्टिस टाइपिंग, दैट्स इट, बाय बाय, साइनिंग ऑफ। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।